आजकल सबको आप देख रहे हैं कि हर घर में जुकाम खांसी यानी हर घर में इन्फ्लुएंजा पहुंच चुका है। या तो लोगों को यूआरटीआई हो रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर थ्रॉट में कुछ फेरेंजाइटिस लेरेंजाइटिस, या फिर खांसी जुकाम इन्फ्लुएंजा विद अ फीवर। तो ये आखिर क्यों हो रहा है और ये क्यों इतना स्पीड से बहुत बुरी तरह से फैल रहा है? देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपको एक बेसिक बात समझनी होगी कि कोविड के दौरान जिन लोगों को कोविड हुआ या फिर कोविड का वैक्सीन जिन्होंने लिया, तो इससे हुआ यह है कि एक तरह की यानी पर्टिकुलर एक कैटेगरी के जो मतलब बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उसके प्रति बॉडी ने एक रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया है, यानी उसके बॉडी के पास लड़ने के लिए एंटीबॉडी हैं। तो उस तरह के इन्फेक्शंस ना होके तो दूसरी कैटेगरी के जो वायरस हैं वो एक्टिव हो गए हैं, और उससे हुआ ये है कि बॉडी के साथ एक अलग सी कंडीशन है, यानी इस तरह से अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फिर इस तरह से खांसी या इस तरह का फीवर जनरली नहीं देखा गया, वो इस साल देखा जा रहा है, जो कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण हो रहा है ऐसा। तो आखिर ऐसा क्यों है और इसको हम कैसे समझें और कैसे डील करें? देखो, जनरली जो बच्चे कोविड में पैदा हुए या कोविड से पहले पैदा हुए, यानी कि जो लगभग 5 ईयर के आसपास के बच्चे हैं ऑन एन एवरेज, या दो मतलब 2 साल या 3 साल या 4 साल, 5 ईयर, यानी लेस देन 5 ईयर वाले जो बच्चे हैं उनको ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसका कारण ये है कि कोविड के दौरान वो बच्चे घर में ही रहे, क्योंकि देखो सन एक्सपोजर, बच्चे का बाहर खेलना, बच्चे का नेचर के साथ इंटरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इससे इम्यूनिटी रिवाइव होती है, इम्यूनिटी डेवलप होती है, और हमारे जो बॉडी के अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो रिएक्टिव इम्यून सिस्टम है, जो एलर्जी या और एलर्जिक पैथोजेंस के से लड़ने के लिए डेवलप होता है, वो नहीं हो पाया। बच्चे अंदर ही थे और 3 साल बच्चों का सब कुछ इंडोर ही निकल गया। तो उन बच्चों के अंदर पर्टिकुलर इस तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस से लड़ने के लिए या जिनसे यूआरटीआई इन्फेक्शंस होते हैं उससे लड़ने के लिए कोई प्रॉपर इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो पाई। तो सबसे बड़ा कारण ये है। और जनरली देखा होगा कि छोटे बच्चे ही इसमें पहले लपेट में आते हैं, और उसके बाद आपने देखा होगा द होल फैमिली विल इन्फेक्टेड, और 3-4 हफ्ते लग जाते हैं, इवन ज़्यादा भी लंबा समय हो जाता है। इन्फेक्शन एक बार होता है, दोबारा आ जाता है, खांसी जाती ही नहीं है लोगों को, और खांसी बड़ी इरिटेटिंग है और वो कफ बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित कर रहा है। तो मैं आप सबको एक बात क्लियर कर दूं कि कोई बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का या स्टेरॉइड का इसमें कोई ज़्यादा रोल होता नहीं है। तो एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड का जो लेफ़्ट राइट लोग यूज़ कर रहे हैं खुद से, पहले तो आप इसको स्टॉप कर दीजिए। इसके लिए कोई बहुत बड़ी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आपको सिम्टम्स को मैनेज करना है। फीवर को चार्टिंग करिए, फीवर को मैनेज करिए विद अ पैरासीटामोल, और खांसी के लिए कोई एंटी एलर्जिक ले लीजिए और स्टीम इनहेलेशन करिए, गार्गिल करिए, सूप पीजिए। आप अच्छा लिक्विड डाइट लीजिए, हरी सब्जी खाइए, कच्चा खुला बंद कर दीजिए कुछ टाइम, जो भी खाएं बॉइल्ड खाएं, और अच्छा प्रोटीन लीजिए, अपने खाने में एग लीजिए आप। तो ये एक तरीका है इसको डील करने का। अब दूसरी बात आती है कि यदि आपको रनिंग नोज़ है, खांसी बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? देखो, इन्फ्लुएंजा हो या जुकाम हो या खांसी हो या नमूनिया हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल पुराने ट्रीटमेंट हैं वो बहुत कारगर हैं, वो बहुत सफिशिएंट भी हैं। इसके लिए कोई नई दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक फ्लू की कोई दवाई देने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। 5 to 7 डेज़ में आपके सिम्टम्स और टेम्परेचर मैनेज हो जाता है। उसके बाद आपको खांसी रह सकती है और माइल्ड फीवर रह सकता है। तो माइल्ड फीवर को पैरासीटामोल से मैनेज करिए और खांसी को आप एंटी एलर्जिक लीजिए। लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो म्यूकोलाइटिंग एजेंट आप ले सकते हैं, म्यूकोलाइट सिरप आता है वो ले सकते हैं, और म्यूकोलाइट मतलब विद सिट्राजिन आप ले सकते हैं। म्यूकोलाइट सिरप ले लीजिए 1 चम्मच सुबह शाम, और नाइट में आप सेटजिन या लिवोसिट्राजिन ले लीजिए 1 टैबलेट, या फिर एलिग्रा आप ले सकते हैं। तो ये आपको मदद करेगा। और एंटीबायोटिक से क्या हो रहा है कि म्यूकस कई बार सप्रेस हो जाता है, यानी आपको जो खांसी थी वो बलगम सूख जाता है गलत एंटीबायोटिक से, गलत कफ सिरप पीने से, और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन बन जाती है। लेकिन कुछ लोगों को इसमें ब्रोंकल अस्थमा के सिम्टम्स आ सकते हैं, कुछ लोगों को ब्रोंकाइटिस हो सकता है, कुछ लोगों को नमूनिया हो सकता है, क्योंकि ये स्प्रेड कर जाता है लंग्स की तरफ। तो उन लोगों को ज़रूरत है कि एक चेस्ट एक्सरे करा के, यदि उस तरह का कोई इंप्रेशन है तो फिर एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग द चेस्ट एक्सरे जो आपको इंडिकेट करता है
उसके अकॉर्डिंग आप लें, क्योंकि लेफ़्ट राइट एंटीबायोटिक से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यदि ब्रोंकल अस्थमा आता है तो उसके अकॉर्डिंग इलाज लें, और आपको ब्रोंकल कंजेशन आता है, कफ ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग इलाज लें। कुछ लोगों को सीओपीडी हो सकता है, वो इन्फेक्शन है लंग्स का, या नमूनिया हो सकता है। तो अकॉर्डिंग दैट इम्प्रेशन चेस्ट एक्सरे में यदि 7 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, फीवर नहीं कंट्रोल हो रहा है, कफ नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो बेटर है कि एक चेस्ट एक्सरे करा लें। और डॉक्टर को लगता है कि कुछ ब्लड टेस्ट की भी आवश्यकता है तो उसके साथ ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन खुद से एंटीबायोटिक लेना, स्टीरॉइड लेना, XYZ टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट लेना, हेयर एंड देयर, डर में फियर में डॉक्टर चेंज करना बार बार, इससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं होंगे और बल्कि नुकसान होंगे आपको। इससे आप डरें ना, घबराएं ना। इसका जो मतलब बहुत ज़्यादा इसकी मोटिलिटी नहीं है, 1000 लोगों में 1 या 2 लोग ही सीरियस होते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मली लोग रिकवर कर जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इस इन्फ्लुएंजा में 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, और आपकी खांसी उससे ज़्यादा समय भी आपके बॉडी में रह सकती है। तो उससे आप घबराएं ना, परेशान ना हो। आप थोड़ा सा मैनेज करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, और स्टीम इन्हेलेशन करिए, गार्गिल करिए, अच्छे से पानी पीजिए, मतलब डिहाइड्रेशन ना हो और टेम्परेचर ना रहे लंबे समय तक। अदरवाइज़ दूसरे जो सिम्टम्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।